हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिमिलरली आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स साइलेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो आइए बच्चों, बिना वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स यानी कि एक डिस्टेंस जो है, फिजिकल डिस्टेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो हम लोगों के साथ में क्रिएट करके रखते हैं, उसको हम बुलाते हैं स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स। अब स्पेस अगर बात करें द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एरियाज दैट पीपल ऑक्यूपाई एंड इंटरैक्ट विद इन. It can encompass both physical space, the environment such as a room or a city, and psychological space, the mental and emotional dimensions of an interaction. How space is used and how people feel within it can greatly impact communication and relationships. तो यहाँ पर स्पेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल स्पेस की, जहाँ पर हम बात करते हैं किसी रूम की या किसी सिटी की, एक पर्टिकुलर प्लेस की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिजिकल स्पेस होता है हमारा। दूसरा जो होता है मेंटल और इमोशनल डायमेंशंस की बात करता है, एक इंटरेक्शन जब लोगों के बीच में होता है तो कितना डिस्टेंस हम लोगों के साथ मेंटेन करते हैं जब हम उनसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। Now, how space is used and how people feel within it can greatly impact communication and relationship. किस तरीके से ये स्पेस का इस्तेमाल होता है हमारे कम्युनिकेशन में और कितना इम्पैक्ट उसका रिलेशनशिप के ऊपर होता है, इस तरीके से स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नाउ, सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस की जब हम बात करते हैं, इट रेफर्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस। इंटरैक्शन होता है जहाँ पर उस फिजिकल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक रूम में फर्नीचर किस तरीके का है, डिजाइन ऑफ अ पब्लिक स्पेस, लेआउट ऑफ अ सिटी कैन ऑल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर। ये सारी चीज़ें ही हमको बताती है कि लोग कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जो कि है हमारा फिजिकल स्पेस। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्पेस की, दिस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट and relates to how people feel within a particular space. For example, someone might feel comfortable and relaxed in a cozy, well-lit room, while they might feel tense and uncomfortable in a crowded and noisy area. तो साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग है, शांति है, ज़्यादा लोग नहीं है, वहाँ पर बहुत ही कॉजी एनवायरनमेंट है, तो वहाँ ऐसे रूम में रहने में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो ऐसे एरिया में हम थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और ऐसी जगह हमको जो है काफ़ी अनकम्फर्टेबल करती है। तो ये है हमारे साइकोलॉजिकल स्पेस। अब बात करते हैं हम प्रॉक्सिमिक्स की। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज एंड परसीव स्पेस इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हमारे आपस में जो रिलेशनशिप्स होती है लोगों के साथ में, उसमें जिस तरीके से हम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एडवर्ड टी हॉल ने प्रॉक्सिमिक्स को 4 इंपॉर्टेंट जोन में डिवाइड किया है। अब क्या है ये 4 इंपॉर्टेंट जोन? देखो, यहाँ पर जो हम एक करीबी बनाए रखते हैं लोगों के साथ में, जो हमारे वेल नोन लोग होते हैं, उन्हीं के साथ में हम इतना अच्छा रिलेशन जो है वो रखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन जहाँ पर पर्सनल स्पेस में हम ज़्यादा लोगों को एंटर होने नहीं देते हैं। फिजिकल, यहाँ पर टच की भी बात आ जाती है, जहाँ पर रिलेशनशिप्स में वी हैव फैमिली मेम्बर्स, इंटीमेट पार्टनर्स एंड फॉर चिल्ड्रन क्लिंजिंग टू अ पेरेंट और ईच अदर. It ranges from touching to about 18 inches 46 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्सनल स्पेस की, जो कि इंटीमेट जोन के अंदर आता है, सबसे नज़दीकी जो है हमारा इंटीमेट जोन होता है, जहाँ पर स्पेस कितना मेंटेन रखना चाहिए। आपके इंटीमेट पार्टनर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, हक कर लिया, तो यहाँ पर कोई स्पेस उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। सिमिलरली यू हैव चिल्ड्रंस, जो कि जब देखो तब अपने पेरेंट्स के गोद में लटके हुए रहते हैं, यहाँ पर कोई स्पेस मेंटेन नहीं हुआ, तो ऐसे जोन को हम बुलाते हैं इंटीमेट जोन। तो यहाँ पर स्पेस जो होता है 18 इंचेस 46 सेंटीमीटर टचिंग वाला जो रेंज होता है वो हमने बताया है। देन वी हैव पर्सनल जोन। ये वो स्पेस है जहाँ पर इंटरेक्शंस के लिए वी हैव फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस. इट रेंजेस अबाउट फ्रॉम अबाउट 1.5 to 4 feet.
तो इतना डिस्टेंस हम अपने फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस यानी कि जान पहचान वाले लोगों के साथ मेंटेन करते हैं। देन वी हैव सोशल जोन, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और कैजुअल सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि मीटिंग्स हो गई, पार्टी हो गई। अब ये सोशल जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पर फीमेल्स की अगर हम बात करें तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। घर पर अगर कोई डिलीवरी बॉय आया है कोई सामान को डिलीवर करने, तो एक सोशल डिस्टेंस होता है ना जो हम मेंटेन करके रखते हैं। बिजनेसमैन जो है अगर अपने नए क्लाइंट से मिलते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ हाथ मिलाएंगे, उससे ज़्यादा पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो कम से कम 4 फीट से 12 फीट तक की होती है। फिर आता है हमारा पब्लिक जोन, जहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की या प्रेजेंटेशन की। इट टिपिकली स्टार्ट्स एट 12 फीट एंड एक्सटेंड्स आउटवर्ड, जो कि 12 फीट से शुरू होता है और शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ता है। इट इज सूटेड फॉर इनफॉर्मल गैदरिंग्स सच एज टीचर्स एड्रेस इन अ क्लासरूम। अगर टीचर कोई क्लासरूम में एड्रेस कर रही है बच्चों को तो वहाँ पर हमारा पब्लिक जोन होता है। डिस्टेंस जो होता है सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड होता है यहाँ पर पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के लिए। तो इस तरीके से आपका पब्लिक जोन का डिस्टेंस जो है वो 12 फीट से शुरू होता है और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ और ज़्यादा एक्सटेंड होता है। तो ये हमारे प्रोक्सिमिक्स के 4 इंपॉर्टेंट जोन है। इंटीमेट जोन, वी हैव पर्सनल जोन, वी हैव सोशल जोन एंड देन वी हैव पब्लिक जोन। Each person has a special relationship with others. The closer the relationship with another person, the less necessity there is to keep him at distance. तो हर एक रिलेशनशिप की अपनी ही एक खासियत है, जिसके साथ जितना इंटीमेट रिलेशन होता है, जितना गहरा रिश्ता है, उतनी ही ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो हमारी उस रिलेशन में होती है और उतना ही हम लोगों को डिस्टेंस पर कम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ऑल अबाउट साइलेंस। Silence, speech is great but silence is greater, और silence speaks louder than words. साइलेंस यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं चुप्पी की। अब चुप रहकर हम कैसे मैसेज कन्वे कर सकते हैं? कई सारे मैसेज होते हैं जो हम चुप रहकर कन्वे करते हैं। तभी तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब को मैंने आपके लिए लिखा है, स्पीच इज ग्रेट बट साइलेंस इज ग्रेटर। स्पीच यानी कि इंसान अगर बात करना आता है, बहुत अच्छा बात करता है, एक्सीलेंट है, लेकिन साइलेंस इज ग्रेटर, जो बात नहीं करता है वो चुप रहकर भी कई सारे जवाब आपको दे देता है। नाउ silence is indeed a form of non-verbal communication and can convey a wide range of meanings, emotions and intentions. Silence जो है एक फॉर्म है non-verbal communication का और कई सारे meanings, emotions, intentions जो है वो convey करता है रिसीवर तक। ये एक ऐसा important aspect है human interaction का जो कि बहुत ज़्यादा powerful भी है और सबसे ज़्यादा मैसेज convey करता है। वर्ड्स जहाँ पर होते हैं उसके कंपैरिजन में साइलेंस जो है वो ज़्यादा मैसेज convey करता है। साइलेंस फंक्शंस एज अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस के जरिए हम, साइलेंस बेसिकली वी ऑल नो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले लिसनिंग। साइलेंस ऑफन इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज एक्टिवली लिसनिंग टू व्हाट समवन इज सेइंग। साइलेंस जो है वो हमको बताता है कि एक इंसान जो है जो सामने हमारी बात सुन रहा है, बड़े ही ध्यान से हमारी बात सुन रहा है, हमारी तरफ रिस्पेक्ट और अटेंशन दोनों ही दे रहा है, जिससे कि स्पीकर अपने आप को और बिना किसी इंटरप्शन के एक्सप्रेस कर पाता है। Then we have emotions. Silence can be a reflection of various emotions including sadness, anger, contemplation and shock. अब silence जो है कई सारे emotions बताता है. For example, a person might remain silent when they are upset or overwhelmed by their emotion. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा upset है किसी भी बात से, तो बेचारे चुप हो जाते हैं। तो emotions जो है वो convey होते हैं। Then we have agreement or disagreement. Silence can signal agreement or disagreement. Nodding in agreement while remaining silent is a common non-verbal cue. अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कैसे पता चलता है? जब टीचर ने आपको बोला बच्चों समझ में आया, आपने बिना येस और नो बोले सिर्फ मुंडी हाँ में हिलाई या ना में हिलाई, तो ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है विदाउट यूजिंग योर वर्ड्स। Then awkwardness or tension. In some situations, silence can arise due to awkwardness or tension. An uncomfortable silence may occur when there is a lack of conversation or when people don't know what to say. साइलेंस के जरिए एक ऑकवर्डनेस और टेंशन वाली सिचुएशन भी होती है, जैसे कि आप चले गए पापा के पास, आपने पापा को बोल दिया कि मुझे जाना है फ्रेंड्स के साथ 5 दिन के लिए गोवा। अब जो पापा की चुप्पी है ना, बस ये चुप्पी का जवाब आपको मिल जाता है और एक ऑकवर्डनेस और टेंशन वाली सिचुएशन जो है वहाँ से शुरू हो जाती है कि इसको मैं हाँ समझूँ, इसको मैं ना समझूँ, इसको मैं कभी नहीं समझूँ या मैं इसको क्या समझूँ। तो बस वही ऑकवर्ड और टेंशन वाली सिचुएशन होती है जब सामने जो इंसान है जिनसे हमने सवाल किया है, कुछ पूछा है, उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, तो उसका मीनिंग हम खुद ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। यूजुअली हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो ना ही है।
Power and control. Now, in certain situations, silence can be used as a means of asserting power or control. कई situations ऐसी होती है जहाँ पर silence को पावर या कंट्रोल के रूप में भी देखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन अथॉरिटी माइट रिमेन साइलेंट टू कन्वे देयर डोमिनेंस और टू प्रॉम्प्ट अदर्स टू स्पीक. कई बार ऐसा होता है, हमारे बॉस चुपचाप बैठे हैं, गुस्से में हमको सिर्फ देखे जा रहे हैं, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए तो कन्वे हो ही रहा है कि वो गुस्से में, लेकिन अगर हम लोग सब बात कर रहे हैं, अचानक से वो आकर सबको देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनका देखना ही कन्वे कर देता है पावर और कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में, कि जैसी वो आए सबके सब डर गए और शांत बैठ गए. देन वी हैव पॉजेस फॉर थॉट. Silence is often used to allow individuals time to think or process information. In public speaking, for instance, a well-placed pause can emphasize a point or allow the audience to absorb the information. Pauses for thought का मतलब यहाँ पर होता है, कई बार जो speakers होते हैं, जो बात करते हैं, अब वो बात करते करते बीच में पॉज लेते हैं. क्यों पॉज लेते हैं? जैसे कुछ सेंटेंस बोला, रुक गए. अब यहाँ पर वो चाहते हैं ये साइलेंस के जरिए आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ ध्यान नहीं रहेगा, तो धीरे 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 ऑडियंस जो है वो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते रहे. इसीलिए यहाँ पर साइलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है पॉजेस ऑफ थॉट्स, यानी कि हम धीरे 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 करके इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन में क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं. देन वी हैव कल्चरल डिफरेंसेस. Interpretation of silence can vary across culture. In some cultures, silence may be seen as a sign of respect or thoughtfulness, while in others it may be viewed as uncomfortable or impolite. Cultural differences होते हैं डेफिनेटली, वहाँ पर साइलेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक कल्चर में बोला जाता है, कोई स्पेसिफिक कल्चर का नाम नहीं लिया, यहाँ पर एक कल्चर में माना जाता है कि साइलेंट रहना या चुप रहना ज़्यादा बेटर होता है. ये बताता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही रिस्पेक्टफुल है आपके लिए. लेकिन जहाँ पर आप साइलेंट नहीं रहते हो, साइलेंस नहीं रखते हो, वहाँ पर आपको बड़ा ही इम्पोलाइट सा इंसान माना जाता है. Then non-verbal agreement. Sometimes silence serves as a form of non-verbal agreement. For example, when someone offers a suggestion or proposal and others remain silent, it can indicate tacit approval. Non-verbal agreement यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने आपको पूछ लिया कि हमने XYZ प्लान बनाया है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस प्लान से. तो जब मैंने ऐसा बोला, आप लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्रॉब्लम होती तो अपने आप कन्वे करते, नहीं है यानी कि आपका अप्रूवल है कि हमको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन मिस्ट्री एंड इंट्रीग. In storytelling and entertainment, silence can create suspense and intrigue. Pauses in dialogue or music can heighten anticipation and drama. तो मिस्ट्री एंड इंट्रीग जहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं कोई ऐसी मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन या सस्पेंस को क्रिएट करने की, मूवीज़ में देखते हैं, हम ड्रामा में देखते हैं, जहाँ पर साइलेंस का इस्तेमाल होता है, अचानक से सब जगह सब कुछ जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि एक सस्पेंस क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है. एक मिस्ट्री जो है वो आपके सामने ले जाते हैं इस तरीके से, ताकि एक एक्साइटमेंट जो है लोगों के अंदर, ऑडियंस के अंदर, एंटरटेनमेंट के लिए एक्साइटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो ये साइलेंस के ज़रिए वो आप तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं. तो ये था हमारा साइलेंस एज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मूविंग अहेड फर्दर, वी हैव ऑडिटरी सिग्नल्स. ऑडिटरी सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ आवाज़ें हैं जो सुनकर हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं या मैसेज को इंटरप्रेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का जो सायरन होता है, अब ये जो सायरन है ये फैक्ट्री का सायरन है, अगर ये सायरन बजता है तो इससे समझ में आ जाता है कि एक वर्कर्स के शिफ्ट का टाइम शुरू हो गया है और दूसरे वर्कर्स जो ऑलरेडी शिफ्ट पे थे उनका वर्किंग टाइमिंग खत्म हो गया है, तो वो घर जा सकते हैं और जो वर्कर्स का शिफ्ट शुरू हुआ है वो काम करना शुरू कर सकते हैं. तो ये ऑडिटरी सिग्नल हमको कैसे मिलता है कि काम का वक्त हो गया, जब वो सायरन बजता है. सिमिलरली चर्च में जब बेल बजती है तो उससे हमको पता चलता है कि क्या टाइमिंग हो गया है, प्रेयर के टाइमिंग्स शुरू हो गए हैं. स्कूल बेल बजती है, स्कूल में बड़ा ही वक्त हो गया हमको स्कूल की बेल को देखे हुए, तो आप देख लो स्कूल में जब बेल बजा करती थी पता चल जाता था या तो ब्रेक टाइमिंग है, या तो लेक्चर ख़त्म हो गया, या तो स्कूल ख़त्म हो गई. ठीक है, तो ये ऑडिटरी सिग्नल से हमको मैसेज मिल जाता था कि ये टाइम हो गया, अभी आप लोगों के ब्रेक का टाइम हो चुका है, या स्कूल छूटने का टाइम हो गया, या स्कूल में आने का टाइम हो गया है. सिमिलरली ये जो आप विजल देख रहे हो, ये विजल का इस्तेमाल कौन करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन करते हैं. अब वो सिर्फ सिटी बजा देंगे तो पता चल जाएगा, सबकी नज़रें उनकी तरफ घूम जाती है कि क्या हम में से कोई ऐसा है, किसी ने ब्रेक रूल किया है, या हमको कोई बुला रहा है, ट्रैफिक पुलिसमैन हमको बुला रहे हैं क्या. तो इस तरीके से ये ऑडिटरी सिग्नल्स को सुनते हुए हम क्या करते हैं, उस मैसेज को रिसीव करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के जरिए हम तक कन्वे किए गए हो.
देन वी हैव विजुअल्स। अब विजुअल्स क्या होते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू इमेजेस, जहाँ पर हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना इमोशन कन्वे की कोशिश करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं, उसको बुलाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। Images can be used to represent or symbolize concepts, feelings or ideas. It is used in a variety of contexts including advertising, marketing, design and education. तो visual communication जहाँ पर कई सारे context में इस्तेमाल किया जाता है, marketing के लिए बोलिए, designing के लिए बोले, advertising के लिए बोला जाए या education के लिए बोला जाए, हर जगह visual communication का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक clear message आप तक convey हो सके। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेज क्विकली। अब कई बार क्या होता है, अगर ये सिर्फ लिखा हुआ है, अगर आपको सिर्फ पढ़ना होगा तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन उतनी जल्दी नहीं जाएगी जितना जल्दी कुछ इमेजेस को देखकर चली जाती है। तो ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैसेज क्विकली आप क्या कर सके, याद कर सके। There are many ways that visual communication like charts, photographs, sketches, videographs and even emojis and GIFs can help improve the understanding of your message। जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, emojis का इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ साथ GIFs का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपना मैसेज, अपने इमोशन को बड़ी ही आसानी से कन्वे कर पाते हैं। अब चार्ट्स की अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग्स डेटा टू लाइफ। चार्ट्स अगर हम देखें तो हमने बार, ग्राफ, चार्ट, पिक्टोग्राम्स ये सब देखा है। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा या न्यूमेरिकल डेटा जो होता है या स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो चार्ट के जरिए बड़ी ही आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जांपल कोई चार्ट बनाया है हमने सेल्स का, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर जो है वो डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 2020, 2021, 2022 एंड देन 2023। तो कौन से ईयर में हमारा सेल्स जो है वो इम्प्रूव था, कौन से ईयर में डिक्लाइन हुआ है, ये चार्ट्स, ग्राफ्स के जरिए जो है वो हमको बड़ा ही आसान होता है समझना। वही अगर मैं बोलूँ कि 2022 में मेरा सेल्स जो है वो कम था, 23 में ज़्यादा है, या 22 में जो है वो डिक्लाइन हुआ, 23 में वापस से राइज हो गया, तो ये हम इस चार्ट को जब देखते हैं तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा काफ़ी क्लियर होता है हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब यहाँ पर एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक ही नज़र में हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने मिलती है। देन वी हैव मैप्स। अब मैप हम जानते हैं, मैप भी कई सारे इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। जैसे कि हम जब स्कूल्स में थे तो हमको मैप के ज़रिए जो है वो ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता था, जहाँ पर हमको कौन सी कंट्री कहाँ लोकेट है, कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट कहाँ लोकेट है बताया जाता था। अब उसी के अंदर हमको बताया जाता था किस तरीके से क्लाइमेट, कौन से एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट होता है, कहाँ पर क्रॉप्स हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती है, एनिमल लाइफ, ये सारी चीज़ें हमको मैप्स के ज़रिए समझाई जाती थी। तो अगेन विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर बात आती है हमारे कलर्स की। जब हम बात करते हैं कलर्स की तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये कई सारे मैसेजेस जो है वो देते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल की अगर हम बात करें तो 3 कलर्स है। रेड सिग्नल यानी आपको रुकना है, ग्रीन सिग्नल यानी कि बढ़ना है, और ऑरेंज सिग्नल दैट मीन्स कुछ सेकेंड्स का गैप होता है जहाँ पर आप मूव कर सकते हो। लेकिन हमारी कंट्री में लोग उल्टा करते हैं, उनके लिए रेड सिग्नल का मतलब चलना होता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब दौड़ना होता है, और ऑरेंज सिग्नल क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं होता, या तो हमको रुकना है ही नहीं, राइट। तो ये हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली आप देखो तो जनरल रूल जो है वो हमको यही बोलता है रेड पर रुकना है, ग्रीन पर जाना है, और थोड़ा मूवमेंट जो है हमारा ऑरेंज पे अलाउड होता है। Okay, now they also represent psychological and emotional states of mind and different moods. Example, black stands for death and sorrow, red is for danger. अब यहाँ पर आप याद कर लीजिए पीके मूवी, जहाँ पर देखो कलर का इंपॉर्टेंस जो है वो उन्होंने समझा था क्लोथिंग के जरिए, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वाइट पहनते हैं, अगर किसी और रिलीजन में समझ लो वाइट कलर पहना है जहाँ पर शादी हो रही होती है तो वहाँ पर वो ब्लैक जो है वो नहीं पहनेंगे, तो उनको लगता है कि हस्बैंड की डेथ तो नहीं हो गई है। कई जगहों पर ब्लैक पहना जाता है तो उनको लगता है हस्बैंड की डेथ हो गई है, हालांकि वो उनका कॉस्ट्यूम होता है। तो इस तरीके से कलर्स जो है ना वो कई चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, जो कलर्स के ज़रिए हमको कुछ मैसेजेस कन्वे होते हैं। किसी की डेथ हो गई तो हम सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहन कर जाते हैं ताकि हम वो सौरो जो है, दुख जो है वो किसी के दुख में हम उनके साथ में है ये कन्वे करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कलर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स वेयरिंग ब्लैक बैंड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम इनजस्टिस। वर्कर्स ने क्या किया, ब्लैक बैंड जो है या तो हाथ में पहन लिया या सर पर काला कपड़ा बांध दिया, क्योंकि उनकी कोई नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है। Now, marketing research shows that particular color on packaging of a product shows increase in the sale of a product. मार्केटिंग का कहना है कि एक पर्टिकुलर कलर अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर इस्तेमाल होता है तो उस कलर की वजह से भी उस प्रोडक्ट का सेल्स जो है वो बढ़ सकता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये कलर्स। देन वी हैव पोस्टर्स। पोस्टर्स आर
Posters are visuals that appeal to mass audience and are often used in advertising as they consist of pictures or photographs. Along with a slogan, they add the effect of verbal communication to non-verbal communication. अब posters में जहाँ पर images का इस्तेमाल होता है, उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा advertising में posters का इस्तेमाल होता है. प्रोडक्ट का आपने image जो है वो दे दिया, उसी के साथ साथ आपने वहाँ कुछ स्लोगन लिख दिया, तो इसके जरिए आप क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो वर्बल कम्युनिकेशन तो है, वहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है. अब यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, जो पोस्टर का आपने इस्तेमाल किया है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए और ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए आप कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन भी आकर साथ में काम कर रहा है. Now, they can be used to create public awareness and to educate illiterate workers in an organization. अब पोस्टर्स का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए होता है. एडवर्टाइजिंग इसीलिए हम करते हैं ताकि हम एक लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट करता है. इसी के साथ साथ पोस्टर्स का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए भी होता है क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारे वर्कर्स या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर इलिटरेट है, जो कभी पढ़े लिखे ही नहीं है लेकिन काम करना, मेहनत मजदूरी करना उनको आता है, तो उनको पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से पोस्टर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. तो इसी के साथ बच्चों हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जितने टाइप्स है वो कंप्लीट होते हैं. बस एक हैप्टिक्स और टेक्टाइल्स जो है वो हमारा बचा है, जो हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.